ठीक है, तो अपन को पढ़ना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। नाम से समझो पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले पोटेंशियल वर्ड को समझना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस समझ जाएगा। मैंने सामने एक सेल बनाया, हम जानते हैं सेल में दो चार्ज या दो टर्मिनल होते हैं। कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। वो ठीक है कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अलग अलग है। जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं थोड़े से। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कम। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर देखते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है ना, हाई पोटेंशियल एनर्जी। और जहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ कम पोटेंशियल एनर्जी है, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम है वहाँ ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। तो होता क्या है कि जब भी हम देखते हैं कि एक सर्किट हमने जोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को, ठीक है, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है जहाँ वो ज़्यादा होते हैं वहाँ से जहाँ वो कम होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ये होता है। देखो मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन अब एक चीज़ याद रखना, जो करंट होता है ना किसी भी सर्किट में वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट चलता है। इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन जो करंट होता है वो चलता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब ऐसा क्यों, सवाल यही है ऐसा क्यों, इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तब साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जो करंट मूव करता है ना वो प्रोटॉन्स के कारण करता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं। समझ में आ गया, तब इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, पता ही नहीं था इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन पहले खोज लिया गया था। तो साइंटिस्ट को लगा कि जो करंट मूव करता है वो चलता है प्रोटॉन के हिसाब से। अब प्रोटॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, जहाँ वो ज़्यादा है वहाँ से जहाँ वो कम है, तो वो जाते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स को खोज लिया गया तो ये पता चला कि करंट मूव करता है प्रोटॉन्स के कारण नहीं, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। लेकिन चूंकि ये चीज़ पहले से इस्टेब्लिश हो गई थी कि करंट मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उसको चेंज नहीं किया गया। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन्स की खोज हो गई, हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन ये चीज़ चेंज नहीं की कि करंट मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और आज भी हम यही मानते हैं। इसको हम कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो मैं तुम्हें सच बताऊं, ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। करंट जो हम बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स का चलना, करंट का बहना, ये सब लिटरली थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, अजम्पशन है हमारा। अब तुम अगर कोई थ्योरी बना रहे हो, कोई अजम्पशन बना रहे हो कि करंट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो तुम उसको चेंज करो ही क्यों। कहने का मतलब यह है कि पहले उन्होंने बता दिया कि प्रोटॉन चलते थे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस कारण से करंट चलता था फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जब पहले वाला करंट भी थ्योरेटिकल होता है तो दोबारा उसको थ्योरी को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत क्या है। उनने सोचा कि ठीक है, करंट थ्योरेटिकल चीज़ है, करंट एक एजम्पशन है, करंट दिखता है क्या, नहीं दिखता, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं लेकिन करंट नहीं दिखता। कुल मिला के करंट एक ना थ्योरी है, एक अजम्पशन है। समझ में आ गया। तो जब थ्योरी ही है तो क्यों चेंज करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना लाएं, ज़्यादा। अब क्योंकि सोचो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे पेपर, इतनी सारी चीज़ें इसलिए बन चुकी थी क्योंकि उनको पता था करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो उन्होंने कहा अब इसको चेंज करना रहने देते हैं, अपन वही करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का हमें पता है कहाँ से कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को वैसे ही रहने देते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए हम करंट को कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। कन्वेक्शनल का मतलब होता है अजम्पशन, थ्योरी, ठीक है। तो ये जो हम करंट बोल रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कन्वेक्शनल करंट है।
अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि कन्वेक्शनल करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है और एक्चुअल करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, तो देखो ना कन्वेक्शनल करंट होता है या करंट जैसी थ्योरी, ना एक्चुअल करंट जैसा कुछ होता है, दोनों थ्योरी हैं। लेकिन अगर सवाल आए, मैं सिर्फ सवाल की बात कर रहा हूँ, कन्वेक्शनल करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर एक्चुअल करंट जैसी कोई चीज़ है, वैसे तो कुछ नहीं है, बट अगर है तो वो कहाँ से कहाँ करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड ही इलेक्ट्रॉन्स के कारण आया ना, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, ठीक है ना। बट पहले अब ये सोचा जाता था प्रोटॉन के कारण है, तो वो चेंज नहीं किया गया। क्लियर हो गया। नाउ अब हम देखते हैं जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है, तो दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल का क्या है, डिफरेंस है, अंतर है, हाई और लो डिफरेंस है। तो होता क्या है, जब मैं दो टर्मिनल को जोड़ूं, मान लो ये डस्टर है, इसका एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये है, यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है, और दोनों को मैं किसी वायर से जोड़ दूं, एक सर्किट बना दूं, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जो है करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे करंट का फ्लो होना या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का फ्लो होना। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट बहेगा। मान के चलो एक टंकी है, पानी की टंकी, मान लो ये एक पानी की टंकी है, ठीक है। अब इसके साथ मैं एक और टंकी जोड़ दूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। इसमें बहुत सारा पानी है, भरी हुई है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। इसमें पोटेंशियल क्या है, हाई, इसमें क्या है, लो। तो जैसे ही मैं इनको जोड़ूंगा तो पानी बहने लगेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक यहाँ पर भी वैसा हो रहा है, समझ में आ गया। यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है, यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होने लगता है, सिंपल। अब मैं जितना अंतर करूँगा, अगर मैं इसको आधा कर दूँ और ये लगा दूँ, इसको आधा करके ये लगा दूँ, तो धीरे फ्लो होगा। इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो और ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होगा। अब मैं इसकी जगह असली की कोई टंकी ले लूँ, ठीक है ना, सिंटेक्स की टंकी, तो और ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होगा। यानी जितना ज़्यादा मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा उतना ही ज़्यादा क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, बिल्कुल सही है, करंट, ठीक है। जितना ज़्यादा मैं पोटेंशियल का डिफरेंस रखूंगा उतना ही ज़्यादा क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, क्योंकि अंतर ज़्यादा है। समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन्स का अंतर जितना ज़्यादा होगा उतना तेज़ी से वो भागना चाहेंगे, बस। अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, ठीक है ना, ये सारी तो समझने वाली बातें हो गई। डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कोई चार्ज है वो कितना वर्क डन कर रहा है, समझ में आ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ये जो वोल्टेज होता है इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी W/Q। वर्क डन की यूनिट होती है जूल और Q की होती है कोलॉम, कल ही देखा था अपन ने। तो इसको हम बोलते हैं जूल/कोलॉम। सिंपल भाषा में डिनोट किससे करते हैं वोल्टेज को, V से, और जो यूनिट होती है वो भी V ही होती है, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ कि V कितना है, इसमें कितना वोल्टेज है, तो मैं बोल सकता हूँ 20 वोल्ट, यानी यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा। अनलाइक करंट, करंट को हम डिनोट करते हैं I से और उसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो क्या लिखते थे, 20 एम्पियर। ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इसमें दोनों सेम है। समझ में आ गया। वोल्टेज इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट्स, ठीक है। नहीं, इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, अपन जब सवाल करेंगे ना समझ आ जाएगा। अगला इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट कुछ नहीं है, सर्किट है एक अरेंजमेंट। मैंने अब भी बताया था ना कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दूं, लेकिन अब तुम बताओ तुम्हें करंट दिखता है क्या, नहीं। अब मान लो तुमने एक बैटरी के इस टर्मिनल से इस टर्मिनल को जोड़ दिया, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसमें कुछ बह रहा है, करंट बह रहा है या नहीं। तुम क्या लगा दोगे, बल्ब लगा दोगे, बल्ब लगाओगे, अगर बल्ब जल गया तो करंट बह रहा है, समझ में। लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ ये पता चले कि करंट इज फ्लोइंग, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग ये कैसे पता चलेगा। तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं एमीटर, समझ आ गया। अमीटर जो है, क्योंकि वो एम्पियर को नापता है इसलिए अमीटर, समझ में आ गया। अमीटर जो है वो ये बता देता है कि करंट फ्लो कितना हो रहा है, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर। यहाँ पर एक ये जो मैंने ये उबड़ खाबड़ रास्ता बनाया है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम ओम्स लॉ के बाद पढ़ेंगे।
ये पहली ऐसी चीज़ है जो मुझे बोलनी पड़ रही है कि बाद में बताऊंगा, वरना अभी तक सारी चीज़ें पहले वाली हैं। ये है कि अभी ओपन है तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं। जब ये की क्लोज हो जाएगी तब करंट फ्लो हो जाएगा, तब बल्ब भी जल जाएगा। समझ में आ गया? क्लोज्ड की से करंट बहता है, ठीक है। ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट, इसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर नापता है 2 पॉइंट्स में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है। वोल्ट मीटर क्या नापता है? वोल्टेज। वोल्टेज ही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गया? तो 2 पॉइंट पर पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है, इसको नापने के लिए वोल्ट मीटर है। क्लियर हुआ? और करंट को नापने के लिए अमीटर। अब जरा तुम मुझे बताओ, ये अमीटर और वोल्ट मीटर के अरेंजमेंट में अंतर दिख रहा है तुम्हें? कोई दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है। अमीटर जो है ये तार के साथ लगा हुआ है, वायर के साथ लगा हुआ है। वोल्ट मीटर वायर के ऊपर लगा हुआ है। समझ आ गया? इसको हम बोलते हैं सीरीज में लगा है, सीरीज में, साथ में। इसको हम बोलते हैं पैरेलल लगा है। समझ आ गया? ये 2 शब्द याद रखना। जो वायर के साथ लगा हुआ है उसको हम किस में बोलते हैं? सीरीज में। कौन सीरीज में लगा होता है? अमीटर, जो कि क्या नापता है? करंट नापता है, एम्पियर यानी करंट नापता है। ठीक है, सीरीज में लगना जरूरी है क्योंकि भाई करंट नाप रहा है, करंट तो सीधे ही जाएगा ना, तभी तो पता चलेगा कितना करंट है। अगर मैं इसको पैरेलल में लगा लेता तो आधा करंट ऊपर चले जाता, आधा नीचे चला जाता, तो मुझे जो वैल्यू मिलती, मान लो यहाँ लगा होता मीटर, तो कुछ करंट यहाँ चला जाता, कुछ करंट यहाँ चला जाता, क्या मुझे सही वैल्यू मिल पाती करंट की? नहीं, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वोल्टमीटर क्यों पैरेलल में लगा है? क्योंकि मुझे 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो या तो मैं रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा देता हूँ या फिर मैं अपनी बैटरी के पैरेलल में लगा देता हूँ। ज़्यादातर बैटरी के पैरेलल में लगता है। क्यों? ताकि मैं पता कर पाऊँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। समझ आ गया? बता देगा कि आपके और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ आ गया? क्लियर हो गया? 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या बहेगा? करंट। समझ आ गया? और जैसे ही मैं ये लाइन कह रहा हूँ बार बार तुम्हें, उसके बाद हमारा अगला वाला पार्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। अब तुम्हें ओम्स लॉ 1 मिनट में समझ आ जाएगा। हाँ, ठीक है, ओम्स लॉ को एक बार समझते हैं। लिख लूँ पहले, चलो। तो अभी तक मैं इतनी देर से जो कह रहा था उसी को हम फ्रेम करके कौन सा लॉ बोल देते हैं? ओम्स लॉ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इतने में आपको पूरा समझ आ जाएगा क्या कहता है। अभी मैं आपको कह रहा था कि जब मैं किसी सेल में 2 एंड्स रखता हूँ, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड, तो दोनों में डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि उनमें पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ, वोल्टेज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। और मैंने ये बताया कि अगर एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट में जितना अंतर होगा पोटेंशियल का, यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ कम पोटेंशियल है, या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और कम इलेक्ट्रॉन है, तो उतना ही ज़्यादा क्या बहेगा? इलेक्ट्रिक करंट बहेगा। ठीक है, जैसे मैंने टंकी का एग्जाम्पल लिया था, जितनी बड़ी टंकी लोगे और उससे जोड़ोगे किसी दूसरी टंकी को, तो उतना ही तेज़ी से पानी बहेगा उसमें। तो यही ये लॉ कहता है कि करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में, कंडक्टर यानी कोई भी ऐसा वायर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, हमने इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना? जितना ज़्यादा अंतर होगा, मान लो यहाँ पर 0 वोल्ट का है यहाँ पर पोटेंशियल, और यहाँ पर 100 वोल्ट का है। समझ में आ गया? और एक और मैंने बना दिया
ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ 0 वोल्ट का है और यहाँ 500 वोल्ट का है। ज़्यादा डिफरेंस किस वाले में, ऊपर वाले में नीचे वाले में? नीचे वाले में। तो ज़्यादा करंट किस में फ्लो करेगा? नीचे वाले में फ्लो करेगा। तो मोर वोल्टेज, जितना ज़्यादा वोल्टेज, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू मोर करंट, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है क्या लग जाता है? एक कांस्टेंट लग जाता है। ठीक है, ये मैंने तुमको 9th क्लास में भी बताया था, तुम लोगों को भी 9th क्लास में आएगा। ध्यान रखना, जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हट जाता है तो क्या लग जाता है? एक कांस्टेंट लग जाता है, जो कि चीज़ कांस्टेंट रहती है। मान लो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो हमने यहाँ पर एक चीज़ को कांस्टेंट रखा है, समझ आ गया? उस चीज़ को हमने इग्नोर करके रखा है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूँ रेजिस्ट करना। रेजिस्ट करना यानी किसी चीज़ को क्या करना? रोकना, रेजिस्ट करना। ठीक है ना? अभी मैं तुमको ऐसे पीटने लगूंगा तो तुम ऐसे रोकोगे खुद को, रेजिस्ट करोगे। ठीक है, नहीं पीटूंगा मैं। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी कंडक्टर में जो एटम्स हैं, कंडक्टर है, जैसे सबसे कॉमन कंडक्टर क्या है? आयरन नहीं होता है, कॉपर। सबसे कॉमन कंडक्टर कॉपर है। ठीक है, मतलब आसपास जो हम देखते हैं, कॉमन का मतलब ये है सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में वो कॉपर है। कॉपर के एटम्स जो रहते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से रोकते हैं। हर कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके एटम्स इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकेंगे। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकेंगे यानी किसको फ्लो करने से रोकेंगे? करंट को। तो करंट को अपोज करने वाले एटम्स जो रहते हैं, या फिर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करना, इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करना ही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा चौथा फॉर्मूला है। अभी हमने इसके पहले एक देखा था वोल्टेज का फॉर्मूला, ठीक है, V इक्वल्स टू W/Q। ये चौथा फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू RI। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, R इज इक्वल्स टू करके, तो I नीचे आ जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? V/I। R इज इक्वल्स टू V/। अब मान लो मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस और करंट को लिया और इसको इग्नोर कर दिया, यानी इसको मैंने क्या ले लिया? कांस्टेंट ले लिया। मान लो वोल्टेज कांस्टेंट है, मैं सिर्फ ले रहा हूँ R और I को, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आई थिंक इसमें दिख रहा हो। ठीक है, R इज इक्वल्स टू कैसा प्रोपोर्शनल हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जितना मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा करंट उतना क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस करंट को क्या करता है? रोकता है। तो जितना रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा करंट उतना कम होता जाएगा, या जितना रेजिस्टेंस कम करूंगा करंट उतना बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम किससे? R से, और उसकी यूनिट क्या होती है? ओम्स। यानी अगर मुझे बताना है इतना रेजिस्टेंस है तो मैं कहूँगा 20 ओम का रेजिस्टेंस है। समझ में आ गया? ठीक है। नाउ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है कि ओम्स लॉ सही है। इसका तुम लोगों को 11th या 12th क्लास में जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे उसका एक प्रैक्टिकल भी आएगा। कैसा प्रैक्टिकल है? मान लो मैंने यहाँ पर एक बैटरी ली, ये एक बैटरी है, और मैंने उसको एक सर्किट से जोड़ दिया है, सर्किट में आराम से करंट बह रहा है। मैंने उसमें एक अमीटर लगा लिया और एक वोल्ट मीटर लगा लिया, दोनों लगा लिए, और मैंने उनकी रीडिंग चेक करी। तो मैंने देखा कि जब वोल्टेज 2 वोल्ट था तो कितना एम्पियर करंट बह रहा था? 1 एम्पियर। तो मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया। मैंने एक्स एक्सिस में क्या ले लिया? आई यानी करंट ले लिया। वाई एक्सिस में मैंने क्या ले लिया? वोल्टेज ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज जब 2 वोल्ट था तो कितना करंट आया? 1। तो मैंने ये पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, 1 एम्पियर करंट था। जब मैंने देखा कि 4 वोल्ट का करंट मैंने जब फ्लो कराया, या फिर 4 वोल्ट का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस रखा, तो कितना करंट फ्लो हुआ? 2 एम्पियर। जब मैंने 6 वोल्ट रखा वोल्टेज तो करंट कितना फ्लो हुआ? 3। और जब मैंने 8 रखा तो कितना करंट फ्लो हुआ? 4 एम्पियर। और जब मैंने एक लाइन बनाने की कोशिश करी तो मुझे कैसी लाइन मिली? स्ट्रेट लाइन। तो इससे मैंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया कि जितना ज़्यादा मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता जाऊंगा उतने ही अमाउंट में क्या बढ़ता जाएगा? करंट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हमारा ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। देखो यहाँ पर ये डबल हो रहा है 2 से 4, तो ये भी डबल हो गया। समझ आ गया? जितना ज़्यादा मैं ये 2-2 करके बढ़ा रहा हूँ, ये भी 2-2 1-1 करके बढ़ रहा है। समझ में आ गया? यानी इससे मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 2 वोल्ट इज इक्वल्स टू
1 एम्पियर। जितना 2-2 करके मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ उतना 1-1 एम्पियर करके करंट बढ़ रहा है। क्लियर हो गया। अब मेरे 2 क्वेश्चन है यहाँ पे तुम्हारे सामने। इस वाले ग्राफ में मुझे बताओ किसमें करंट ज़्यादा दिख रहा है। करंट किस में ज़्यादा है, आई किस में ज़्यादा है और आर किस में ज़्यादा है। ए या बी, मैंने नाम लिखा है। मुझे इस वाले ग्राफ में देख के बताओ कि करंट किस में ज़्यादा है, ए में या बी में, और आई किस में ज़्यादा है, ए में या बी में। कैसे पता करोगे। मान लो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 1 2 3 4। मुझे बताओ एक वैल्यू यहाँ पर आई, एक वैल्यू यहाँ पर आई करंट की। करंट कौन सी एक्सिस में लिया है मैंने, आई एक्सिस, एक्स एक्सिस में मैंने करंट लिया है। तो किस में कम वैल्यू मिल रही है करंट की, ए में या बी में। ए में कम वैल्यू है और बी में ज़्यादा वैल्यू है। समझ में आ रहा है। यहाँ 4 1 2 3 4 समझ आए। तो यहाँ पर कम वैल्यू, यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है। करंट किस में ज़्यादा है, ए में या बी में। वो छोड़ो, वोल्टेज नहीं पूछ रहा हूँ मैं, करंट पूछ रहा हूँ। यहाँ करंट की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6। तो कम करंट किस में है, ए में या बी में, ए में। तो ज़्यादा करंट किस में होगा, बी में। रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, ए में ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट क्या है, ए में कम। समझ आ गया। अब मुझे वो वाला ग्राफ देख के बताओ। मुझे बताओ कि अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, आर डैश, यहाँ पर ए बी या सी लिखना है, एक्स वाई जेड लिखना है, इज़ मोर देन आर डैश इज़ मोर देन आर डैश। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में है, एक्स में, पक्का। सबसे ज़्यादा करंट किस में होगा, रेजिस्टेंस किस में होगा, क्यों होगा एक्स में। मैंने इस वाले ग्राफ और इस वाले ग्राफ में एक चेंज कर दिया है। यहाँ मैंने करंट किस में लिया था, एक्स में, आई बोल रहा है अभी भी, एक्स एक्सिस में। इधर मैंने करंट किस में लिया, वाई एक्सिस। सबसे ज़्यादा करंट किस में है, समझ आ गया। सबसे ज़्यादा करंट किस में है, एक्स एक्सिस में। उससे कम किस में है, उससे कम किस में है, जेड। तो सबसे ज़्यादा करंट अगर एक्स में है तो रेजिस्टेंस क्या होगा एक्स में, सबसे कम। तो सबसे कम एक्स में होगा, फिर वाई और फिर जेड। यानी कि जेड में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, क्योंकि करंट की वैल्यू सबसे क्या है, कम है। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये अगर क्लियर हो गया तो तुम्हें पूरा ये लिख के जाओ, ये लिखो, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ हो गया, इसके आगे कल कर।